अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क का टॉपिक और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके अलावा इसमें से बोर्ड में 2 एमसीक्यूज भी पूछे जा चुके हैं और इसके एंड से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एनालॉजी बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क। तो पार्ट वन है ये वीडियो और पार्ट वन में हम लोग टॉर्क की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसके फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे कि टॉर्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और हम सारी सिचुएशन देखेंगे और कंडीशंस के किन कंडीशंस के अंडर आप टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं और कब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद हम टॉर्क की डायरेक्शन भी इसी वीडियो में देखेंगे कि हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है हम उसको सेकंड वीडियो में लेके जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इस वजह से हमें इसको 2 वीडियोस में वाइंड अप करना होगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टॉर्क। टॉर्क, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थ्योरेटिकल है और बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों की दोनों वो प्योर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक थ्योरेटिकल और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है बोर्ड एग्ज़ाम में लिखनी ज़रूरी है। तो जो सबसे पहली हमारे पास स्टेटमेंट है कि फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है। मीन्स के जब फोर्स इस तरह से अमल करे कि वो किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर रोटेट कर दे, तो उसको टॉर्क बोलते हैं। जो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोलेंगे? टॉर्क। इसको अभी डिटेल में देखते हैं, पहले जस्ट डेफिनेशन करते हैं फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड डेफिनेशन ये है कि मूवमेंट आर्म का और फोर्स का जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क का सिंबल जो है टा, इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पे आर मूवमेंट आर्म है और एफ क्या है? फोर्स है। तो मूवमेंट आर्म और फोर्स के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मैथमेटिकली टॉर्क कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और थर्ड इसकी जो स्टेटमेंट है उसको एक नई स्टेटमेंट है आपके लिए। तो रेडियस ऑफ सर्कल और टेन फोर्स के प्रोडक्ट को भी टॉर्क बोलते हैं। इसको देखेंगे, सिर्फ इसको अभी जस्ट वर्डिंग याद रखें। जो सर्कल का रेडियस है उसके और टेनेंट फोर्स के प्रोडक्ट को भी टॉर्क कहा जाता है। तो ये टॉर्क है, यहाँ पे ये आर रेडियस ऑफ सर्कल है और फोर्स जो है ये टेनेंट फोर्स है। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है और इसको लिखा जा सकता है, टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट है। जब क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे तो इसको मूवमेंट आर्म नहीं, इसको मोस्टली बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर इंटू फोर्स एफ। इसको भी प्रोनाउंस करेंगे अच्छी तरह। तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा जाता है आर एफ साइन थीटा इंटू एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन नॉर्मल होती है आर और एफ के ऊपर, मीन्स के टॉर्क इन दोनों के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो लिहाजा टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का। तो अभी हमने जो डेफिनेशन देखी है, अब इसको नेक्स्ट पैरामीटर्स देखते हैं और फिर वहाँ पे इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं जो अभी हमने डेफिनेशन की हैं। तो वहाँ पे ये डेफिनेशन जो है सारी क्लियर हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि टॉर्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अलावा कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क मिनिमम होगा, या कब किस सिचुएशन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा और टॉर्क कब प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी यहाँ पे इस फिगर में देखें, ये आपको स्पैनर नज़र आ रहा है। तो स्पैनर का सपोज हमारे पास ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ मैस है। ये क्या है? सेंटर ऑफ मैस। तो सेंटर ऑफ मैस के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट जो हैं वो लीनियर मोशन में चले जाते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में चले जाते हैं। तो ये रोटेट नहीं करते। तो स्पैनर सिंपली, अगर स्पैनर के सेंटर ऑफ मैस के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो स्पैनर कहाँ पे आ जाएगा? अभी मैं नट या बोल्ट की इसको नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ स्पैनर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? स्पैनर मूव करके यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन अगर यही वाली फोर्स सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट या राइट पे लगाई जाए, तो अगर यहाँ पे लगाई जाए या फिर यहाँ पे फोर्स लगाई जाए, तो आप लोग देखेंगे ये वाला स्पैनर अब ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं जाएगा, ये स्पैनर यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये तो जब टॉर्क, अभी हमने पढ़ा कि टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, तो फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस तब करेगी जब ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर ना लगाई जाए। तो आपने ये वाला फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, उसके बाद बाकी पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं। तो फोर्स जब सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगती है तो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब फोर्स सेंटर ऑफ मास से डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लगती है तो तब ऑब्जेक्ट को टर्न करती है, रोटेट करवाती है। तो फोर्स के इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? टर्निंग इफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद अब हम कुछ और पैरामीटर्स देखते हैं। इसके ये वाला पॉइंट बोर्ड के लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इस फिगर को अब डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में। तो हमारे पास सपोज ये एक नट या बोल्ट है हमारे पास, और स्पैनर से इसको यहाँ पे टाइट किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मोस्टली नट टाइट होते हैं। तो ये इसका पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन आप बोल सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स किया होता है रोटेट होने के लिए, या फिर वो एक्सिस जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसको उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद स्पैनर से हम इसको टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है फोर्स एफ ए। तो ये वाली फोर्स स्पैनर के ऊपर लगाई जा रही है, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया जाए तो टॉर्क भी इंक्रीज हो जाता है, टर्निंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर एफ बी है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? टॉर्क डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर। अगर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया जाएगा तो टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज किया जाएगा तो टॉर्क भी डिक्रीज हो जाता है। तो सेकंड फैक्टर है मूवमेंट आर्म। लेकिन मूवमेंट आर्म को डिफाइन करने पहले हम मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन करेंगे यहाँ पे, तो फिर इसका रिलेशन देखेंगे किसके साथ? टॉर्क के साथ। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स और डिफाइन करते हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, इसको हम P1 बोल सकते हैं, जहाँ पे एफ ए लगाई गई है। उसके बाद अगर आप लोग देखें इसी फिगर में, एक पॉइंट ये है P2, इसको बोल देते हैं। और P2 जो पॉइंट है इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एफ बी और एफ सी, ये वाली दो फोर्सेस। अब मूवमेंट आर्म क्या है? मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन ये है कि ये परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, उसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट आर्म। तो एफ ए का जो मूवमेंट आर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या बनेगा? मूवमेंट आर्म। इसी तरह अगर एफ बी के लिए देखा जाए तो मूवमेंट आर्म की लेंथ ये बनेगी, ये। ठीक है। तो मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या है कि the perpendicular distance from the axis of rotation to the force, और ये फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक और टर्म भी डिफाइन कर लें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी की जहाँ पे ये लग रही होती है उसी वेक्टर को टेल से भी एक्सटेंड कर देते हैं, और आप हेड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये क्या है? इसका सारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो जहां से वो वेक्टर पास हो रहा होता है वो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये एफ बी का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर आप डायग्राम में देखें एफ सी का, ये देखें ये लाइन जो शो की हुई है ऑलरेडी डायग्राम में, ये किसको शो कर रही है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर मूवमेंट आर्म
ज़्यादा किया जाए तो तब भी टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाई जाए उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब आप यहाँ पे देखें कि एफ ए और एफ बी का कंपैरिजन करते हैं, किसका मूवमेंट आर्म ज़्यादा है। तो अगर आप फिगर में देखें तो एफ ए का मूवमेंट आर्म यहाँ तक है, लेकिन एफ बी का मूवमेंट आर्म यहाँ तक है। तो एफ बी अगर दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन मूवमेंट आर्म किसका ज्यादा है, एफ बी का। तो एफ बी का टॉर्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एफ ए। तो आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि पिवट पॉइंट से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगाई जाए उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसको सिंपली ये बोलते हैं जिस फोर्स का मूवमेंट आर्म ज्यादा होता है उसका टॉर्क भी ज्यादा होता है। तो लिहाजा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मूवमेंट आर्म के। मूवमेंट आर्म ज्यादा मीन्स कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे, कहाँ से, पिवट पॉइंट से फोर्स लगाई जाए उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और जो थर्ड पॉइंट है अभी थर्ड फैक्टर, और ये थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में थर्ड फैक्टर से एमसीक्यूज आ चुका है बड़ी दफ़ा। तो यहाँ पे पहले इसको देखें, टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। अब साइन थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे एंगल है फोर्स और पोजीशन वेक्टर में। अब आपने एक टर्म और डिफाइन करनी है, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है। यहाँ पे एफ ए लगाई जा रही है, इसको हमने P1 कहा। तो P1 का पिवट पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है या इसकी जो लोकेशन है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये देखें, ये है पोजीशन वेक्टर R1। इसी तरह अगर आप देखें ये वाला, ये ये P2 पॉइंट है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है FC और FB। तो अब इस P2 का जो डिस्प्लेसमेंट है या लोकेशन है पॉइंट P2 की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या एक्स पिवट पॉइंट, वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है किसके दरमियान में, फोर्स के इन बिटवीन और पोजीशन वेक्टर के इन बिटवीन। तो अब देखें ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के। तो आपको पता है साइन 91 होता है, साइन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो +1 है और जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, -1। तो टॉर्क अगर साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। साइन 1 कब होता है, जब 90 हो, एंगल क्या हो, 90। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि जब फोर्स पोजीशन वेक्टर के ऊपर 90 के एंगल के ऊपर लगाई जाए तब टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। एफ ए को देखें, ये पोजीशन वेक्टर R1 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर इसका एंगल 90 से कम कर दिया जाए या फिर इसका एंगल जो है वो 90 से बढ़ा दिया जाए तो टॉर्क हमेशा रिड्यूस हो जाता है। और आपको पता है साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई फोर्स पोजीशन वेक्टर R के साथ पैरेलल लगाई जाएगी तो उसका टॉर्क हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसको देखें, एफ ए 90 पे लगी हुई है R1 के साथ, इसका टॉर्क मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट P को डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग पॉइंट P2 को देखें तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पे साइड पे शो कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये है पोजीशन वेक्टर R2। अब R2 की जो डायरेक्शन है वो पिवट पॉइंट से पॉइंट की तरफ ली जाती है। यहाँ पे R1 की डायरेक्शन पिवट पॉइंट से P1 की तरफ थी, इसी तरह R2 की डायरेक्शन किस तरफ है, पिवट पॉइंट से P2 की तरफ है। अब एफ बी परपेंडिकुलर है, एफ बी क्या है, परपेंडिकुलर R2 के ऊपर, तो ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। अब एफ सी को देखें, एफ सी एंटी पैरेलल है किसके साथ, R2 के साथ। एफ सी की डायरेक्शन ये वाली है, तो दोनों में एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कोई फोर्स पोजीशन वेक्टर R के ऊपर पैरेलल या एंटी पैरेलल लगाई जाती है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती।
टॉर्क वो फोर्सेस प्रोड्यूस करती हैं जो पोजीशन वेक्टर आर के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और उनका टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। अगर वो 90 से लेस या ग्रेटर एंगल पे लगाई जाए तो तब टॉर्क प्रोड्यूस होता ज़रूर है लेकिन कम, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। लेकिन टॉर्क ज़ीरो होता है जब फोर्सेस पैरेलल या एंटी पैरेलल लगाई जाए। तो ये पॉइंट का मीनिंग क्या है कि वो फोर्सेस जो परपेंडिकुलर लगाई जाएं पोजीशन वेक्टर के वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। अगर वो 90 के एंगल से कम एंगल पे या ज़्यादा पे लगाई जाएंगी टॉर्क प्रोड्यूस होगा लेकिन कम वैल्यू में होगा। लेकिन अगर फोर्सेस पैरेलल या एंटी पैरेलल लगाई जाएंगी, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 जीरो, साइन 180 और साइन 0 0 के इक्वल होते हैं, तो वो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। अब इसी पॉइंट को एक और सेंस में हम डिस्कस करते हैं और इसी सेंस में ये एमसीक्यूज में आया हुआ है। तो इसके लिए आप डायग्राम को देखें ज़रा अगेन। अब एफ सी को डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर आप लोग एफ सी को देखें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है, पिवट पॉइंट ओ से। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फोर्स जब सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाई जाए टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। इसी तरह जब किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पिवट पॉइंट में से पास हो जाए तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। अब यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखें आप। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या है कि टॉर्क प्रोडक्ट है मूवमेंट आर्म का और फोर्स का। और मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या है, वो वाला डिस्टेंस कहाँ से, पिवट पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ पे फोर्स अमल करती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखें एफ सी पॉइंट P2 के ऊपर लग रही है लेकिन इसका तो मूवमेंट आर्म ही नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि पिवट पॉइंट से कोई भी लाइन लेके आए तो वो परपेंडिकुलर ही नहीं है किसके ऊपर, एफ सी के ऊपर, वो तो एंटी पैरेलल है लाइन। ये देखें तो एफ सी का मूवमेंट आर्म ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पे ये वाला बोर्ड में एमसीक्यूज आता होता है कि अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो, पिवट पॉइंट से, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। वजह क्या है कि उस फोर्स का मूवमेंट आर्म जीरो होता है, एफ सी के का मूवमेंट आर्म ही नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि पिवट पॉइंट ओ से अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे एक लाइन लेके आऊं तो वो तो एंटी पैरेलल है। लेकिन अगर आप एफ बी की तरफ देखें इसका मूवमेंट आर्म एग्जिस्ट करता है। कैसे, अब ये वाली लाइन मैं पिवट पॉइंट से उसी पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा जहां पे एफ बी अमल कर रही है। तो ये वाली लाइन पिवट पॉइंट से लेकर P2 तक की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है एफ बी के ऊपर। एफ बी का मूवमेंट आर्म एग्जिस्ट करता है लेकिन एफ सी का मूवमेंट आर्म एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से एफ सी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती, एफ बी करती है, एफ ए भी करती है, क्योंकि इसका मूवमेंट आर्म ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। तो ये तो था मैथ से हमने समझा कि फोर्सेस तब टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं जब क्या हो, परपेंडिकुलर और उनका मूवमेंट आर्म एग्जिस्ट करे। लेकिन हम अब अपनी डेली लाइफ की जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस, उससे भी प्रिडिक्ट करते हैं। सिंपल देखें, आपने तो इस नाटिया बोर्ड को घुमाना है और ये है ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो घूमने के लिए बना हुआ है। अब अगर आप इस नाटिया बोर्ड को इधर को खींचना शुरू कर दें ऐसे, क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा, ये तो रोटेट ही नहीं होगा। इधर को खींचना स्टार्ट कर दो, ये रोटेट नहीं होगा। ऐसे खींचना स्टार्ट कर दो तब भी रोटेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स भी पिवट पॉइंट के ऊपर लगाई जाए या उसका इस तरह से लगाई जाए कि उसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट पॉइंट से पास हो, तो वो रोटेट नहीं करती, वो तो उसको उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर खींचती हैं। तो वो कैसे रोटेट करेगा? इसकी एग्जांपल ऐसे समझे, फैन है, फैन को आप उसका ब्लेड पकड़ के नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट कर दो, क्या वो रोटेट करेगा? नहीं। लेकिन अगर उसी को आप लेफ्ट राइट पुश या पुल कर दो हल्का सा, तो वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो लिहाजा जो फोर्सेस, अब तीन सिचुएशन हमारे पास आई जब फोर्स पिवट पॉइंट के ऊपर लगाई जाए वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती, वो तो पुश या पुल करती है। तो अगर कोई फोर्स इस तरह से लगाई जाए कि वो कहाँ पे अमल करे, उसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो जाए, पिवट पॉइंट से, तो उस फोर्स का मूवमेंट आर्म भी जीरो होता है और उसका टॉर्क भी जीरो होता है। और जो फोर्स कहाँ पे लगाई जाए, अगेन पिवट पॉइंट के ऊपर, उसका मूवमेंट आर्म भी जीरो और टॉर्क भी जीरो। तो जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे या सेंटर ऑफ मास पे लगाई जाए उसका भी टॉर्क जीरो होता है।
तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अब मर्ज कर सकते हैं और मर्ज करके हम लोग यहाँ पे टॉर्क का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करेंगे, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इन सारे पैरामीटर्स को कंबाइन कर रहा हूँ मैं। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल आ गया आर एफ साइन थीटा के, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लगा दें, के की वैल्यू 1 है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, पोजीशन वेक्टर आर का और फोर्स का, तो आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड बता रहा है टॉर्क का, और एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है किसकी, टॉर्क की, तो एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स के यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन आर और एफ के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी क्लियर होता है। तो अब इसकी डायरेक्शन और इसका यूनिट जो है उसको देखते हैं। तो अब इसका यूनिट बताने के लिए सिंपली इसका मैग्नीट्यूड ले लें, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, तो मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स। तो मूवमेंट आर्म डिस्टेंस है तो मीटर में मेजर किया जाएगा, फोर्स न्यूटन में, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर। तो उसके बाद अब हमने इसकी बतानी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने के लिए सिंपल ये वाली सिचुएशन डायग्राम जो है राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन बताई जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट का ही रूल है जो आप लोग ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है टॉर्क के लिए। यहाँ पे देखें ये नट है, बोल्ट है, तो इसको रोटेट किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो अभी हमने पढ़ा कि टॉर्क की डायरेक्शन नॉर्मल होती है फोर्स के ऊपर और पोजीशन वेक्टर आर के ऊपर। तो हम इसी नट का एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने राइट हैंड में ले लेंगे। ये देखें ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो आप क्या करेंगे, अपनी कर्लिंग फिंगर को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में एडजस्ट करेंगे। तो ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज ये, तो आपका इरेक्ट थंब क्या बता देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो सिंपल ये देखें कि कोई चीज़ किस तरफ रोटेट कर ली है, उसके एक्सिस को राइट हैंड में पकड़ लें और अपनी कर्लिंग फिंगर को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में एडजस्ट करें, और फिर आपका इरेक्ट थंब आपको क्या बता देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बता देगा। एक और वे है इसको डिटरमिन करने का, क्रॉस प्रोडक्ट की जो करेक्टरिस्टिक है वो वाली। यहाँ पे इस डायग्राम को देखें, आर की डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आर की डायरेक्शन कहाँ पे है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे ये वाला जो रूल है इसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, तो माइनस आई, क्योंकि जो टॉर्क है वो प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस एफ का। तो हम आर की डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्शन आ जाएगी किसकी, टॉर्क की यूनिट वेक्टर की टर्म्स में। तो आर की डायरेक्शन यहाँ पे किस पे है, माइनस आई पे। उसके बाद एफ को देखें ज़रा, ये डॉट से शो किया हुआ है। डॉट का मीनिंग होता है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज, और क्रॉस का मतलब होता है चीज़ आपसे अवे जा रही है। डॉट का मतलब होता है आपकी तरफ आ रही है। तो ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज है, तो इसकी डायरेक्शन बनी के प्लस के, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज प्लस के डायरेक्शन होती है, और इनटू प्लेन माइनस के होती है। तो ये अब यहाँ पे आई क्रॉस के आपको पता है किसके इक्वल है, माइनस जे के इक्वल है। एक माइनस बाहर वाला है तो आई क्रॉस के माइनस जे, तो प्लस जे आ गया। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, टॉर्क की प्लस जे। तो ये देखें वाई एक्सिस पे नहीं है इसकी डायरेक्शन, तो राइट हैंड रूल से भी आ गई, और जो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी करेक्टरिस्टिक से भी इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। एक और डायग्राम देखते हैं डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे देखें ये वाली डायग्राम अभी हमने डिस्कस की, इसमें एंटी क्लॉकवाइज था टॉर्क। तो याद रखें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है, तो इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगी, और जब टॉर्क क्लॉकवाइज होगा तो क्योंकि नेगेटिव होता है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे रोटेशन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, इसी वजह से उसकी डायरेक्शन क्या आई, पॉजिटिव वाई एक्सिस आई। और यहाँ पे देखें टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है, तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस आ गई। तो राइट हैंड रूल से इसको भी, या सिंपल देखें आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में पकड़ा हुआ है और आपकी फिंगर्स किस में बता रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और आपका इरेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ तक ही था पार्ट 1। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।